अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं और अच्छी सेहत में हैं। और आज तो होना चाहिए, मिजाज भी अच्छा होना चाहिए, स्पेशली लाहौर वालों का। और उसकी एक ख़ास वजह यह है कि सुबह से ही जो मौसम है उसने जैसे अंगड़ाई ली है और जो मौसम में एक तब्दीली वाज़े तौर पर नज़र आई है। और लॉन्ग ड्राइव का आई एम श्योर आज बहुत सारे लोग अपना मूड बनाने वाले होंगे, क्योंकि मौसम जो पीक की एक गर्मी पड़ रही थी और जो सूरज आग बरसा रहा था, तो आज जो है वो जनाब ये एक खुशखबरी है कि मौसम चेंज हो गया। और उसके साथ साथ आई एम श्योर कि लाहौर वालों के मिजाज भी तब्दील हो गए होंगे। सो जनाब वीकेंड भी आगे उसकी जानिब हम बढ़ रहे हैं, तो वीकेंड भी आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय करना है। साथ साथ हम हमारी ऑडियंस को जो है वो अपडेट भी रखते हैं मुख्तलिफ ख़बरों से मुतल्लिक, मुख्तलिफ स्टोरी से मुतल्लिक, मुख्तलिफ हमारे सेगमेंट्स होते हैं। जनाब आज प्रोग्राम में एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत से, अ पॉलिटिकल, अ यंग पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। मैं अभी नाम अनाउंस नहीं करूँगी, आगे चल के बताऊँगी, लेकिन उससे पहले एक न्यूज़ तो नहीं है, एक जो है हमारी पाकिस्तान की बड़ी प्यारी और बड़ी बड़ी शख्सियत मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का आज जनाब 53वां जो है वो यौम वफ़ात है। और इस हवाले से जो है आज मुल्क भर में मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स का भी इनेकाद किया जा रहा है। और आपकी जो गिरा खिदमात हैं उनकी वजह से आपको मादरे मिल्लत का जो है वो खिताब मिला, जहाँ पर भी बहन भाइयों की भी अगर मिसाल की एक बात की जाए, 1929 में जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो बीवी थी उनकी वफ़ात के बाद आप काफ़ी आपकी जो सेहत भी और मिजाज भी आपके जब डगमगाए, तो वहाँ पर मादरे मिल्लत ने ही वो आला मिसाल बहन होने की कायम की, जो आपके साथ साथ जो है वो हमेशा खड़ी रही। और मुस्लिम जो विंग की जो ख़वातीन थी उस वक्त, उनके लिए भी ढाल बन के रही, उनके लिए भी आपने बड़ा काम किया। क्या में पाकिस्तान की जिद्दोजहद में भी आपकी जनाब गिरा खिदमात हमेशा रही। ये तो जनाब हमने आज आपके साथ ये स्टोरी शेयर की, और आज जो है इस हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार्स वगैरह भी हो रहे हैं। जनाब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, और जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि हम एक पाकिस्तान के हमारे जो यंग पॉलिटिशियन हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। स्पेशली इनकी बड़ी खिदमात रही हैं या कर रहे हैं अब ये। आई थिंक कि जब इस तरह के लोग, इस तरह के मिनिस्टर्स और यंग पॉलिटिशियंस जो ख़ुद भी एक विजन रखते हैं, ख़ुद भी जो बाहर से तालीम हासिल करके आते हैं, और जब वो आके मुल्की भाग दौड़ संभालते हैं, तो उसमें फिर आपको एक वास्ट चेंजेस या बड़ी तब्दीलियां नज़र आती हैं। तो बड़ी उम्मीदें जनाब हमारी इनसे वाबस्ता हैं, ख़ासकर पाकिस्तान में जो सरकारी और जो निजी तालीमी इदारे हैं उसमें जो एक समझते हैं कि लोग एक खलीज है और एक जो फ़र्क है, उसके हवाले से जो है ये बहुत काम कर रहे हैं। ही इज़ द करंट सूबाई वज़ीर तालीम राजा यासिर हुमायूं साहब, और IT मिनिस्ट्री भी इनके पास है। इससे पहले ये वज़ीर सयाहत भी रह चुके हैं, और तब हमारी इनसे लास्ट मुलाकात हुई थी, और तब भी बड़े ज़बरदस्त से आइडियाज़ के साथ ये हमारे शो पर आए थे और बड़ा कुछ करना चाहते थे। लेकिन आई एम श्योर कि अब वही सारी ये एनर्जी एजुकेशन और IT के मिनिस्ट्रीज़ और उस डिपार्टमेंट में हमें कोई वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी। बहुत सारी बातें आज हम इनसे करेंगे, इनके काम के हवाले से भी और इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। अ वेरी प्लेजेंट चेंज इन योर पर्सनालिटी लास्ट टाइम से, ये तब्दीली कैसे? ये जी बस लास्ट ईयर जब तब्दीली आ गई है एक्चुअली जब ये कोविड की वजह से लोग बोर हो रहे थे घर बैठ के, और मैं भी बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कोई चेंज आनी चाहिए, तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू। तो ये इंटेंशनली चेंज आया है जी। हाँ, वो जब आ गया तो फिर वो इसको एक्सेप्टेबिलिटी स्पेशली हल्के में बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैंने उसको फैसला किया कि कंटिन्यू कर लेते। अच्छा, सियासत में आने का शौक सर कब से पैदा हुआ और कैसे आना हुआ? दो कि आपका पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड भी है। बेसिकली जी घर में तो सियासत में मेरा ख्याल है 3 साल का था जब जो मेरी आखिरी मेमोरीज हैं, तो तब भी डिस्कस होती थी, और हर वक्त बल्कि पॉलिटिक्स ही डिस्कस होती थी, कोई पॉलिटिकल फैमिली है। लेकिन पर्सनली मैं हमेशा आना भी चाहता था, और चाहता भी था कि मुल्क के लिए कुछ करूं, और जो जनरली लीडरशिप के हालात थे उनको देख के लगता था कि शायद मुमकिन ना हो कि पॉलिटिक्स में आने के बाद भी कुछ किया जा सके। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनकी टीवी पे गुफ्तगू सुन के और जो उनके ख्यालात थे वो करना चाहते थे, तो इनिशियली मुझे ये लगा कि उनको ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन उस वक्त जब ये पॉलिटिक्स में आए तो लगता नहीं था कि इनको पजीराई मिलेगी।
और जिस तरह की गुफ्तगू ये करते थे बिल्कुल टिपिकल सियासतदानों से हट के। पहली मर्तबा आप किस सियासतदान से इम्प्रेस हुए थे? खान साहब से तो काफ़ी देर बाद आपको लगा होगा जब। बेसिकली तो जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मैं हमेशा से इम्प्रेस था, हालांकि वो मैं बहुत छोटा था जब उनकी शहादत हो गई, लेकिन उनकी तकरीरें और उनकी किताबें और जो कुछ वो करते रहे, और हमारी क्योंकि फैमिली भी थोड़ी प्रो लेफ्ट थी और भुट्टो साहब के जो फ़ैन थे, मेरे वालिद साहब भी थे, वालदा भी थी, तो उस वजह से शायद वो एक बायस भी होगा। और बट ही वाज माय पॉलिटिकल एक लीडर जब एज व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। उसके बाद ऑब्वियसली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी, जब वो आई 88 में, उस वक्त मैं कॉलेज में था, बल्कि ओ लेवल में था शायद, तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो आएंगी और कुछ बहुत बेहतरी लाएंगी। अनफॉर्चुनेटली उनका पहला टेन्योर जो है वो तो बहुत शॉर्ट भी था और लगा कि उनको कुछ करने नहीं दिया गया। लेकिन जो सेकंड टेन्योर था 93 से 95 तक, उसमें मैं थोड़ा ऑफ हो गया। मैं हालांकि यहाँ पे नहीं था तब, मैं अमेरिका में था, लेकिन जो खबरें सुनने को मिली और जो कुछ हो रहा था, जिस तरह के एक्यूजेशंस उनकी गवर्नमेंट पे लगाए गए, आई डोंट नो वो कितने ठीक थे कितने गलत थे, लेकिन बहुत सारे ठीक भी थे। फैमिली की तरफ से नहीं आपको प्रेशर रहा कभी ये वाली पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है या इधर रहना है? बेसिकली जी देयर वाज नो, हमारी जो फैमिली है 70 ऑनवर्ड्स पीपल्स पार्टी के साथ ही वो थे, और मादरे मिलत तक जो है मुस्लिम लीग में थे। 1942 में मेरे दादा ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। आप पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं आया? यूनियनिस्ट पार्टी छोड़ के, और फिर वो जो बुजुर्ग उनकी जनरेशन थी वो मुस्लिम लीग ही थे, लेकिन 70 से ऑनवर्ड्स पीपल्स पार्टी। और उसके बाद जब खान साहब आए तो मैंने जब डिसाइड किया कि मैंने ज्वाइन करना है इनको, तो थोड़ा बहुत प्रेशर था फैमिली का कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए पीपल्स पार्टी को किसी को भी, लेकिन वो बहरहाल एक पॉइंट के बाद, स्पेशली 2008 के बाद वो प्रेशर ख़त्म हो गया बीबी की डेथ के बाद। अच्छा, फैसलाबाद में जनाब आप पैदा हुए, चकवाल से आपको टिकट मिला, अमेरिका आप पढ़ने के लिए चले गए, और क्या क्या वेंचर आपने किए हैं? वेंचर तो नहीं जी, फैसलाबाद तो हमारी ज़मीनें हैं, वहाँ पे भी पॉलिटिक्स मेरी एक्स्ट्रा फैमिली करती है, और चकवाल ऑफ कोर्स मेरा भाई शहर है, एंसेस्ट्रल है, बल्कि वो चक्कू खान मेरा एंसेस्टर था जिसके नाम पे वो है। तो जो लाहौर है, एजुकेशन मेरी लाहौर में रही, एचिसन कॉलेज में क्लास 1 से लेके जब तक अमेरिका नहीं गया, तो हाई स्कूल यहाँ से करके, तो जब मैं अमेरिका से वापस आया तो आई डिसाइडेड टू मूव बैक टू चकवाल। और ऑब्वियसली एक ऑप्शन ये भी थी कि मैं अमेरिका ही रहूँ। बहुत सारे मेरे जो क्लास फेलोज हैं, दे डिसाइडेड नॉट टू कम बैक। अच्छा। और हालांकि उनको कोई मजबूरी नहीं थी, देखें अक्सर लोग ओवरसीज जाते हैं तो उनको एटलीस्ट ये मजबूरी जरूर होती है कि फाइनेंशियल। आप क्या फिर सोच कर वापस आए? तो मुझे ये लग रहा था कि लाइफ जो है वो एक तो जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, और आपको अमेरिका में जो लाइफ है वो बड़ी मुझे आसान नजर आ रही थी अपने लिए। अच्छा, लोगों को यूजुअली मुश्किल लग रही होती है वहाँ पे? मुश्किल अगर आपने कोई बिल्ड करना हो, उस वक्त .com बूम था, आई वाज वेरी गुड एट माय, अपना जो मेरा कंप्यूटर साइंस मेरी फील्ड है उसमें आई वाज वेरी गुड, एक बड़ी तरक्की हो रही थी, और फिर ऑफ कोर्स यहाँ से फाइनेंशियल बैकिंग भी थी, तो अपेरेंटली तो कोई ऐसा वहाँ पर यूनिवर्सिटी में भी आप जो है स्टूडेंट विंग में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज में एक्टिव रहते थे? जी, पहले दिन से ही जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, हालांकि यहाँ पे मैं नहीं रहा इतना ज़्यादा एक्टिव अपने एचिसन कॉलेज में, लेकिन जब मैं अमेरिका जाके पूरा अमेरिका जाके जब ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी भी तभी स्टार्ट हुई थी, स्कूल में तो पॉलिटिक्स इतनी होती भी नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही नहीं होती। तो जब यूनिवर्सिटी में मैं गया तो वहाँ पे पहले सेमेस्टर में ही मुझे एक तो ये बड़ी फीलिंग थी कि पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन यहाँ पे मौजूद नहीं है, बाकी तमाम ममालिक की थी, तो एक हमने एक्टिवेट किया पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन को। फिर मैं इन्वॉल्व हो गया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, और सेनेट का इलेक्शन लड़ लिया। वहाँ पे एक बड़ा अच्छा स्टूडेंट गवर्नमेंट सिस्टम होता है जिसमें आप सेनेटर बन सकते हैं या एग्जेक्टिव, तो उसमें बड़ी पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो जाती है, तो उसमें मैं इन्वॉल्व रहा। तो थ्रू आउट माई स्टूडेंट लाइफ आई वाज इन्वॉल्व इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स, जो कि यहाँ की स्टूडेंट पॉलिटिक्स की से बिल्कुल फ़र्क है। इट्स बेसिकली आपकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो रही होती है। फर्क कैसे? क्लीन है बड़ी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज की। उसका बुनियादी मकसद ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लीडरशिप के लिए ग्रूम हो, उनको सिस्टम्स की समझ आए कि किस तरह गवर्नमेंट काम किस तरह करती है, और उसका एक रेप्लिका उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में बनाया होता है। और फिर ज़ाहिर ऑब्वियसली फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड्स होते हैं जो स्टूडेंट गवर्नमेंट स्पेंड करती है। इसी तरह जिस तरह यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंड करती है, तो यू एक्चुअली गेट अ रियल टाइम एक्सपीरियंस रनिंग गवर्नमेंट। आपका स्टूडेंट से एक टैक्स कलेक्ट किया जाता है जो स्टूडेंट गवर्नमेंट को मिलता है, और फिर आपने ये डिसाइड करना होता है कि वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे लगाया जाए, किस एसोसिएशन को फंड किया जाए, आपकी क्या बेहतरी के लिए आप चीज़ें कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमने किए तब वहाँ पे।
तो जब तक आप वहाँ पे पढ़ रहे थे तब तक आपने सोचा था कि भैया पढ़ाई मुकम्मल करके अब पाकिस्तान जाना है और सियासत में भी दिलचस्पी लेनी है, या जो वहाँ पर जो पॉलिटिक्स हो रही थी वहाँ की फॉलोशिप देख के फिर आपने डिसाइड किया कि नहीं पाकिस्तान में जाकर अब कुछ करना पड़ेगा? एक्चुअली आई वाज ऑलवेज ओपन टू आइडियाज एंड डबल माइंडेड आल्सो। उस वक्त एटलीस्ट आई वाज दिल करता था कि पाकिस्तान जाके कुछ करें, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। स्पेशली जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 93 की जो गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, उससे मैं काफ़ी ऑफ हो गया था पॉलिटिक्स से। तो मुझे लगा कि कोई ऐसी लीडरशिप मौजूद ही नहीं है तो पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जब मैं वापस आया तब मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया। एक मार्शल लॉ से हम नेचुरली, हमारी फैमिली की एक मुखालफत रही थी ड्यूरिंग ज़ोला कैरा भी हम लोग एंटी मार्शल लॉ रहे थे। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मुशर्रफ गवर्नमेंट को ज्वाइन करता, हालांकि मेरे पास कनेक्शंस थे ज्वाइन करने के, लेकिन मैंने सोचा कि इससे दूर ही रह जाए। और बल्कि ये भी सोच दिया कि पॉलिटिक्स करूंगा ही नहीं जब तक मैं इमरान खान साहब से नहीं मिला। अच्छा, पहली मुलाकात खान साहब से पहली मुलाकात कब हुई? पहली मुलाकात तो शायद बचपन में हुई थी। अच्छा। लेकिन जो सीरियस मुलाकात है वो अराउंड 2009 में हुई थी, बड़ी जो 1.5-2 घंटे की मुलाकात। और 13 में आपने पहला इलेक्शन लड़ा था? मैंने 13 में पहला। तो 2009 में आपकी खान साहब से पहली मुलाकात हुई थी और तब आप डिसाइड कर चुके थे कि अब मैंने खान साहब के साथ? मैं बेसिकली खान साहब से मिला इसलिए था कि आई वांटेड टू डिस्कस कि पाकिस्तान में एजुकेशन की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। बहुत सारे आइडियाज मेरे दिमाग में, यानी कि शुरू से यू वर फोकस्ड कि अगर कुछ करना है तो यहाँ पर इस सेक्टर में कुछ तब्दीली आनी चाहिए। ऐसा क्या आपने ऑब्जर्व कर लिया था? देखिए, मैंने जो अमेरिका में चीज़ ऑब्जर्व की कि पाकिस्तान की जो तरक्की ना करने की वजह है उसमें से एक बड़ी वजह हमारी ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स और क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। और अगर आप आईटी इंडस्ट्री में पीछे रह गए अपने हमसाया ममालिक से, तो उसकी बुनियादी वजह हमारे एजुकेशनल सिस्टम की कमज़ोरी है। और वो मुझे ये भी समझ है कि 1-2 दिनों में ठीक भी नहीं हो सकता। और लेकिन जो पाकिस्तान बनने के बाद चीज़ें की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई। और तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि अपना एक रोल प्ले करूं। ऑब्वियसली आपका ज़िंदगी में कोई एम होना चाहिए, और अनलेस तो अदरवाइज एमलेस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। और स्पेशली अगर आपके पास जो बुनियादी चीज़ें हैं वो मुकम्मल हों, आप फाइनेंशियली स्टेबल हों, तो फिर आप की बेमानी सी ज़िंदगी हो जाती है अगर आप कोई जदोजहद ना करें। तो आई वांटेड कि मैं एजुकेशन के लिए कुछ करूं, इसलिए मैं वापस आया। पहले मैंने सोचा पर्सनली क्या किया जा सकता है। और पर्सनली ऑब्वियसली लाहौर में मैं कोई क्या इम्पैक्ट डाल सकता था। ऑलरेडी एक बड़ा इस्टेब्लिश्ड और शहर है, बहुत कुछ हो रहा था। तो आई डिसाइडेड कि मैं अपने आबाई शहर में जाता हूँ, वहाँ जाके एक एचईसन टाइप स्कूल खोलता हूँ जो कि मिडिल क्लास को और सफ़ेद पोश लोगों को केटर करेगा। और वो मैंने स्कूल खोला, उसमें मेरे अपने आइडियाज़ थे कि कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है, उन आइडियाज़ को। वो किया, कामयाबी से किया। अमेरिका में पढ़ने से भी जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा फ़र्क आया होगा सोच में, एक तब्दीली आई होगी, कोई डायरेक्शन भी मिली होगी। यहाँ से भी आप एचएसओनियन रहे, जब आप अमेरिका गए तो सोचा कि यहाँ का जो निज़ाम तालीम है, यहाँ की चीज़ें जो हैं वो कुछ हमारे यहाँ लैक कर रही हैं, तो हमें ये निज़ाम लेकर आना है। ऑब्जर्वेशन जो है जी हमेशा से अल्लाह के फजल से स्ट्रॉन्ग रही है। स्कूल के ज़माने में ही मुझे ये समझ आनी शुरू हो गई थी कि जो ओ लेवल और ए लेवल बच्चे करते हैं उनमें और जो मेट्रिकुलेशन में पढ़ रहे हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। आई कुड सी दैट। और एग्जामिनेशन सिस्टम और चकवाल में आपने ए लेवल्स, ओ लेवल्स, कॉलेज भी वो स्कूल, हाँ जी, स्कूल ही कह सकते हैं, ए लेवल्स तक है। ए लेवल्स तक वो मैंने क्योंकि इंडिविजुअली जो मैं कर सकता था। दैट इज द फर्स्ट स्कूल जिसकी बुनियाद आपने रखवाई। चकवाल में ज़ाहिर है इस तरह का कोई स्कूल नहीं था। वो पहला स्कूल था एकेडमिकली, और उसमें ये भी नहीं था कि वो कोई बहुत महंगा था या शराफिया के बच्चों के लिए। ऑल्दो ऑब्वियसली ओ लेवल स्कूल महंगा होता है आपके रेगुलर स्कूल से, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स महंगा है, लेकिन उसके बावजूद इट वाज वेरी अफोर्डेबल मेरा ख्याल है। जो हायर मिडिल क्लास, और फिर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हमने शुरू किए, तो उसमें से बहुत सारे है जो उसका रिजल्ट था वो बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट आ रहा है, अभी भी आ रहा है। और वो इस वजह से है कि मुझे ये फील हुआ कि जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनमें एक हंगर होता है आगे जाने का, और उसके बरक्स जो हार्डशिप शायद ज्यादा देखी होती है और हार्ड वर्क करना भी चाहते हैं, उनको आउटपुट और घर से पुश भी बेहतर होती है, एहसास भी होता है कि बड़ी मुश्किल से माँ बाप हमें पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने जब ओ लेवल्स में दे जस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस देनी शुरू की। उन्होंने बच्चों ने वर्ल्ड टॉप भी किया मेरे स्कूल से। पाकिस्तान में ओ लेवल्स में पोजीशंस लेते रहे हैं हर साल, इस साल भी लिए। तो हर साल कुछ ना कुछ जो है वो अचीवमेंट नज़र आती है, जो एक बड़ा सेटिस्फाइंग हिस्सा है उस प्रोजेक्ट का। और ऑब्वियसली जब वो आइडियाज़ भी मेरे बड़े क्लियर हैं कि क्या एग्जैक्टली क्या गलत है हमारे पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम से, और अब ये मौका मिला है इसको ठीक करने का। अगर आप कहें कि मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ तो अभी तक नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये पता है कि मैंने मुकम्मल एफर्ट इसमें पुट की है 3 साल। और ऑब्वियसली अल्लाह अजर भी देता है अगर बंदा सिंसियरली एफर्ट पुट करे।
लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत ज़्यादा ख़राब है सिस्टम, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, अब वज़ीरे सयाहत भी आप रहे और सारा उसके अंदर भी आप काफ़ी सारी तब्दीलियां लेकर आना चाहते थे, बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ भी थे, क्यों वो मिनिस्ट्री जो है? मेरे पास दोनों मिनिस्ट्रीज थी, हायर एजुकेशन भी और सियाहत भी। और एक तो आईटी मिनिस्ट्री खाली पड़ी हुई थी और कोई लेना नहीं चाह रहा था, मेरा ख्याल है, आई गेस, क्योंकि ये टेक्निकल सी है मिनिस्ट्री और मेरा क्योंकि बैकग्राउंड भी था इसका, तो वो फिर मुझे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मुझे आईटी की मिनिस्ट्री देनी है, तो दैट्स व्हाई आई गॉट इट। ऑल्दो मुझे टूरिज्म भी बहुत पसंद था, लेकिन टूरिज्म जो अभी कर रहे हैं एडवाइजर टू सीएम, काफी कॉम्पिटेंट है वो भी और अच्छा काम कर। अच्छा जी, स्टोरी है कि एक आप वज़ीर आला भी हो सकते थे आज पंजाब के, तो वो बनते बनते भी आप रह गए, उसके पीछे क्या कहानी आई? कोई कहानी नहीं है जी, मैंने तो टीवी पे ही सुना है फ्रैंकली। और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद जिस तक पॉलिटिकल गॉसिप आप इसको कह रहे हैं, नहीं गॉसिप तो नहीं, कहीं डिस्कस हुआ होगा, लेकिन मैंने नहीं उसके लिए ना कभी कोई कोशिश की, ना मेरा ख्याल था कि आप पहली दफा ही असेंबली में आए और आपको सीएम बनना चाहिए। मैं तो कभी ना बनना चाहता था। अच्छा, क्यों नहीं बनना चाहते थे कि इसमें ऐसा क्या वो है? ज्यादा मार्जिन समझता हूँ कि आपकी टीम को लीड उसको करना चाहिए जिसका कोई एक्सपीरियंस हो। अच्छा, हाँ, और तो वज़ीर साहब राइट चॉइस आप समझते हैं, उनका एक्सपीरियंस? देखिए, ये दिस इज नॉट फॉर मी टू कमेंट, ये तो लोगों ने डिसाइड करना है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे क्या ख्याल हैं। अच्छा, खान साहब ने अनाउंस भी किया था वैसे पार्टी में इंटरनली, ये भी न्यूज़ चलती रही काफ़ी देर तक, क्या जी, कि आपको जो है जनाब सीट मिलने वाली है। अगर उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल मेरा नाम कभी अनाउंस किया है, एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुना। अच्छा, मुझे बताइएगा सर, अभी इस टाइम जो है स्टूडेंट्स के और हमारे एजुकेशन के जो बड़े सीरियस कंसर्न है, उसके भी मैं चाहूँगी कि आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू हो। क्या आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ इस वक्त अगर एजुकेशन सिस्टम में है तो वो क्या है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम में हम रट्टे की तालीम अभी तक दे रहे हैं। जब तक उसको चेंज नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ नहीं, प्राइवेट में जो ओ लेवल ए लेवल करा रहे हैं वो तो ऑब्वियसली वो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो तो एक बहुत मखसूस क्लास अफोर्ड कर सकती है ना। आप जब तक अपने जो 99% पॉपुलेशन है, बल्कि उससे भी ज्यादा, जब तक उसको नहीं ठीक करेंगे, आपकी सोसाइटी की बैकबोन आपकी मिडिल क्लास होती है, तो आपने मिडिल क्लास को वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है जो कि एक अशराफिया को अवेलेबल है। और उसमें बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो हमारा मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट सिस्टम में, आपने भी शायद सुना होगा, गुड बाय मिस्टर चिप्स पढ़ा के उसका रट्टा मरवा के इंग्लिश का टेस्ट लिया जाता है। तो आपका क्या आप खुद सोच के लिख सकते हैं? क्या आप कोई तहरीर पढ़ के समझ सकते हैं? क्या आप क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं? ये स्किल्स लेके आप कॉलेज में जाते हैं। अब आप हायर एजुकेशन सेक्टर को ठीक करने के लिए जरूरी है कि आपके पास जो इनपुट आ रही है हायर एजुकेशन में वो एक क्वालिटी की हो। जब उस लेवल पे स्टूडेंट्स आएंगे हायर एजुकेशन में, तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उनको बेहतर इनपुट मिलेगी तो वो उस पर बेहतर काम कर सकेंगे। अभी आपकी एक बहुत कम एक एलीट स्टूडेंट, एलीट से मुराद जो एजुकेशनल लायक लोग हैं, वो आपके यूईटी में चले जाएंगे या किसी टॉप स्कूल में, और करोड़ों के मुल्क में ये बहुत एक छोटी सी तादाद है जो सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमें एक बड़ी तादाद में क्वालिटी स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस करना है, वो स्कूल एजुकेशन में प्रोड्यूस करना है, और अभी तक उस पर बहुत कोई पॉजिटिव काम नहीं हो सका। 3 साल हमें भी हो गए हैं। मैंने एक 5 साल प्रोजेक्ट सोचा था कि ये हम तब्दीलियाँ लेके आएंगे, 1 साल उस पर काम हुआ और 2 एकेडमिक साइकिल ज़ाया हो गए इस कोविड की वजह से। और तो मैं अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ तो सबसे तो इस वजह से, क्योंकि आई एग्जैक्टली नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। और जब आपको प्रॉब्लम का पता हो और आप उसको सॉर्ट ना कर सके और आप हेल्म ऑफ द अफेयर्स पे भी बैठे हो, तो इससे बड़ी फ्रस्ट्रेशन नहीं हो सकती। मैंने अभी स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर से मीटिंग की है कि ये जो टेन्योर रह गया इसमें लेट्स डू समथिंग ड्रामेटिक अबाउट दिस। चाहे पहले मेरा ख्याल था कि बड़ा स्टेप बाय स्टेप, हमें आहिस्ता आहिस्ता 10 साल का मैंने प्रोग्राम बनाया था कि पहले साल ये करेंगे, दूसरे ये, तीसरे ये, और फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट को जो भी आए, कोविड की वजह से भी काफी सारी प्लान्स और काफी सारी चीजें मुतासिर हुई हो सके। फिर आप हायर एजुकेशन की तरफ आए तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हायर एजुकेशन को है वो ये कि जो इनपुट्स आ रही हैं आपके पास, जो बच्चे आते हैं, दे आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। और वो जब आएंगे फिर आपने उन्हीं के लेवल पे कोर्स वर्क को लेके जाना है, उसको नीचे कर देना है, तो आप क्वालिटी मेंटेन करना हायर एजुकेशन में बड़ा मुश्किल है। ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी हैं और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन उनको वो बाद में सॉर्ट आउट हो सकते हैं, और उनको सॉर्ट आउट करना इतना मसला भी नहीं है। असल मसला ये है कि अच्छी इनपुट मिले उनको। सूबाई वज़ीर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं राजा यासिर हुमायूं साहब। उनसे हम कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में और कुछ जो है वो उनकी मिनिस्ट्रीज़ के बारे में। बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ के साथ जनाब ये काम कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक पर हम जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ अफवाहें भी हैं जनाब इनसे मुतल्लिक, ज़रा वो भी इनसे जानेंगे कि उनमें कितनी सच्चाई है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा।
वज़ीर तालीम राजा यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नाम के तो आप राजा हैं, तबीयत और मिजाज के भी राजा हैं? टू एन एक्सटेंट। अच्छा, और वो किन किन मामलों में झलक दिखती है? बेसिकली जी अपने वालिद के मुकाबले में तो बहुत कम हूँ। हाँ। और कुछ एक्चुअली सादगी भी है तबीयत में। हाँ। किसी हद तक, और ऑब्वियसली ईगो प्रॉब्लम भी नहीं है। हाँ। लेकिन शौक जो हैं बहुत सारे वो ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है कि घुड़सवारी, शिकार का शौक, कुछ इस तरह के शौक? नहीं, एग्जैक्ट एक तो ट्रैवलिंग का शौक। हाँ। है वो कहते हैं पंजाबी में चंगा खाना तो चंगा पाना। हाँ। ये तो सब पंजाबियों को होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा म्यूज़िक का शौक है, म्यूज़िक सुनने का शौक है, जो कि टाइम नहीं मिलता लेकिन वो कर रहा हूँ। और फोटोग्राफी का शौक है, आर्ट का शौक है। तो सर, कुछ अफवाहें हैं आपके बारे में, अफवाहें तो नहीं लेकिन आपके बारे में तासुर और खबरें भी ज़रा गर्म हुई, तो हमने सोचा कि अब आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाएं, तो क्लैरिटी आपसे ही करवा लेते हैं कि जनाब आप जो है वो प्राइवेट सेक्टर स्कूलिंग एंड कॉलेजेस के अगेंस्ट हैं। इसमें कितनी सच्चाई है या हकीकत है? बिल्कुल 100% गलत है, गलत बात है। इसलिए क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर का ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका में आप देखें कि टॉप 30 यूनिवर्सिटीज़ तमाम प्राइवेट हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि प्राइवेट सेक्टर के बगैर आप तरक्की करें। और दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में एक इनहेरेंट चीज़ मौजूद है कि जो मार्केट फोर्सेज हैं क्वालिटी को ऊपर लेके जाती हैं, और नेचुरल कंपटीशन जो है वो चीज़ों को ऊपर लेके जाता है। तो आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ दैट। आई एम ऑल्दो मैं एक ज़माने में लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड ज़रूर था, लेकिन आई एम अ बिलीवर इन मार्केट इकोनॉमी these days। अच्छा, एक और एतराज़ भी और एक और सवाल भी जो भी उठाया जाता है या जो लोग अभी तनकीद करते हैं कि जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसका जो प्रोसेसिंग है इट्स वेरी वेरी स्लो, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है, वाकई बहुत स्लो है। हाँ। और बहुत कमरसम है, और उसकी बुनियादी वजह एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है हमारे ब्यूरोक्रेसी में, और वो ये है कि वो एक कोई चीज़ उनको ठीक करने के लिए कहे कोई, मैं इस दौर की बात नहीं कर रहा, हमेशा से, तो एक और लेयर बना, बजाय उस चीज़ को ठीक करने के उस पर चेक्स की एक और लेयर बना देते हैं। हाँ। तो होता क्या रहा है कि एक लेयर के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी लेयर्स बनती जाती हैं, और जो रेड टेप है बढ़ती जाती है, प्रोसेस स्लो हो जाते हैं। तो आप अगर कोई यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाना चाहे तो वो तकरीबन नीम पागल हो जाता है बनाते बनाते, मेरा ख्याल। मैंने एक जनरल साहब मेरे पास तशरीफ लाए, रिटायर्ड जनरल, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी एक बनानी थी, तो मुझे कहते हैं जी आप मिनिस्टर भी हैं माशाल्लाह, बड़े पढ़े लिखे हैं, तो एक महीने में ये काम हो सकता है? मैंने कहा सर महीना 2 साल में हो जाए तो बड़ी बड़ी बात है। हाँ। और आप मेरा ख्याल है फौज से निकलें, ये पंजाब सरकारी काम है, सरकारी काम है। मैंने कहा जी आप सब चीजें ठीक भी कर लेंगे ना, इट विल टेक ऑलमोस्ट, फिर भी टाइम लगेगा, एटलीस्ट अ ईयर विद ऑल द कनेक्शंस यू हैव। तो एक आम आदमी बेचारा जो है, एक यूनिवर्सिटी पीछे हमने उसको चार्टर दिया, वो 7 साल लगे हैं उनको, 7 साल। आई मीन दिस इज अनबिलीवेबल, एक बंदे की एक सिर्फ प्रोसेस, तो दिस इज टू मच। और मैं उसको ठीक भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। हाँ। क्योंकि एक लेयर जो है वो मेरा डिपार्टमेंट को तो शायद मैं ठीक कर लूंगा। हाँ। वो भी वैसे अभी तक हुआ नहीं है। हाँ। लेकिन जो 4-5 लेयर्स और हैं जहाँ से गुजरते हैं। PHEC अक्सर लोग समझते हैं कि वो मेरे अंडर है, हालांकि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। तो कोई फाइल प्रोसेस शुरू होती है तो PHEC से शुरू होती है, 2-3 माह वो लगा देते हैं। उसके बाद एक्रेडिटेशन कमेटी है, उसके बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फिर लॉ डिपार्टमेंट है, फिर कैबिनेट है, फुल कैबिनेट, उसके बाद फिर असेंबली में जाना है, असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी ऑन हायर एजुकेशन है। इवेंचुअली ये फाइल जब थ्रू होते 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 असेंबली से चार्टर पास होता है तो ऑलमोस्ट कोई 1.5 साल शायद उससे ज्यादा लग चुका हो, अगर हर चीज स्मूथ जाए। और अगर स्मूथ ना जाए तो फिर तो 7 सालों वाली बात है, आपको बताइए। अच्छा सर, कुछ एक एक्टिविटी हम आपके साथ अब करना चाहेंगे क्योंकि टाइम जरा थोड़ा सा कम रह गया है, और उसके बाद हम जरा संजीदा सवालों की जाने भी बढ़ेंगे, लेकिन वादा ये करना पड़ेगा गेम स्टार्ट करने से पहले कि जवाब आपको जो है ना वो बिल्कुल खरे देने होंगे, ठीक है? सियासी जवाब नहीं चाहिए होंगे हमें। अच्छा, कुछ पॉलिटिशियंस की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और एक लिस्ट होगी, बारी बारी करके एक एक तस्वीर दिखाएंगे और आपने सबको एक प्यार भरा एक मशवरा देना है, ठीक है? तो पहली तस्वीर देखते हैं। लेकिन प्यार भरा पहली तस्वीर देखते हैं जनाब, किसकी है? हाँ जी, डॉक्टर साहिबा बड़ी खबरों में रही गुज़श्ता दिनों भी, आपको पता है क्या क्या मशवरा देंगे आप इनको?
मेरा ख्याल है कि जी वोकल ये जरूर रहे हैं। हाँ। और जिस तरह बोल्ड स्टेप्स करती हैं जरूर करें। हाँ। लेकिन बोल्ड स्टेप से क्या मुराद है आपका? हाथापाई आपकी मुराद है बोल्ड स्टेप? अपनी लिमिट्स जो है वो बस डिफाइन कर लें थोड़ा। हाँ। स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आई होप सो फिरदौस आपा तक जो है ना वो ये पैगाम पहुंच जाएगा और सही है। अगली तस्वीर दिखाएं जी, मरियम नवाज शरीफ। शी नीड्स टू कूल डाउन, थोड़ी सी इनमें फहम फरासत बढ़नी चाहिए। और ये ना लगे कि बस एक बायस के साथ वो और गुफ्तगू करती हैं। इनकी गुफ्तगू में एक बैलेंस कूल डाउन तो है वैसे, एग्रेसिव मिजाज तो कभी भी मीडिया पे कभी भी उस तरह से वो नहीं, जिस तरह की वो गुफ्तगू करती या आप वो कह रहे हैं कि अपने वो बहुत टॉक्सिक और बायस नजर आता है। शायद फैसलों में होना चाहिए थोड़ा सा जरा ठंड। नहीं, फैसलों में नहीं, जो इनको एक उसमें ना बैलेंस आना चाहिए इनकी अप्रोच में। एक इन्होंने माइंडसेट बना लिया है, उसके तहत ये चल रही हैं। वो तब्दील करने की जरूरत है। और अपने चचा से सीख सकती है, हमसे पूछने की जरूरत नहीं। उनसे सीखा जा सकता है। अगली तस्वीर दिखाएं जी, किसकी है हमारे पास? मरियम नवाज शरीफ के बाद फैसल जावेद खान। फैसल जावेद खान तो माशाल्लाह स्टार है। पीटीआई के जितने भी धरने और जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज रही वो इनके बगैर अधूरी रहती हैं। क्या इनको मशवरा देंगे आप? इनको मैं मशवरा दूंगा कि मेहनत जारी रखें और इनके लिए और बहुत जबरदस्त ये शख्सियत है। अच्छा जी। जिस तरह मेहनत कर रहे हैं करते रहें। अगली तस्वीर दिखाएं, उस पर हम जानना चाहेंगे कि अगर ये सियासतदान ना हो तो क्या हो? फयाज हसन चौहान साहब, ये डीजी जेल खाना जात। डीजी जेल खाना जात तो वो है अभी उसके अलावा क्या हो भाई? अगर सियासत में ना हो तो क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल इनको पुलिस में होना चाहिए था। पुलिस में होना, सब कुछ ठीक कर देते, दबा के तो रखते सब। ठीक है जी। अगली तस्वीर दिखाएं, किसकी है? फयाज साहब के बाद हिना रब्बानी खैर साहिबा। हिना रब्बानी खैर साहिबा मेरा ख्याल है कि फॉरेन अफेयर्स की बजाय होटल मैनेजमेंट पे तवज्जो दें। होटल मैनेजमेंट में चले, क्या वजह है उसकी? ऑलरेडी उसमें सक्सेसफुल हैं, तालीम भी उनकी उसी में है और माशाल्लाह बड़े अच्छे वेंचर्स रन कर रही हैं। उसी में आगे जाती तो शायद अभी आशवानी के लेवल पे आ चुकी होती। वेरी नाइस जी। अगली तस्वीर दिखाइए, किस पॉलिटिकल लीडर? खान साहब को क्या मेरे वो तब्दील कर दे, सियासतदान ना हो, क्या होना चाहिए? हो चुके हैं, सब कुछ बन चुके हैं। अब मेरा ख्याल है इनको स्पिरिचुअल लीडर होना चाहिए अगर सर नो कमेंट्स। ओके जी। अगली तस्वीर दिखाएं, नवाज शरीफ। रिटायरमेंट टेक इट इजी, आराम करें, आराम करें, अब कुछ ना करें और लंदन ही रहें, वापस आना है। अच्छा जी, वेरी क्रूअल कमेंट। ओके, अगली तस्वीर दिखाइएगा, किस लीडर की है? अच्छा जी, ये तो कोई जाने पहचाने लग रहे हैं। इनको क्या होना चाहिए जनाब? इनको भी मेरा ख्याल है कि आराम करना चाहिए। आराम करना चाहिए? नहीं भी, अभी तो आराम के दिन बिल्कुल नहीं है। अभी तो बिल्कुल आराम के दिन नहीं है। क्या अगर सियासतदान ना होते राजा हुमायूं साहब तो फिर क्या होते? अगर सियासतदान ना होता तो क्या होता? एक्चुअली बंदा तो मैं क्रिकेटर चाहता था, लेकिन वो तो एक ख्वाहिश की बात है, तो वो तो नहीं हो सका। अगली तस्वीर, लेकिन अब कैप्टन की टीम में हूँ मैं। अगली तस्वीर दिखाइएगा, उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान बुज़दार ये सोच देखिए, सही वाला कमेंट देना है आपने। नहीं, मेरा ख्याल है ये ग्रोथ इनकी ठीक हो रही है, सिर्फ इनको ज्यादा फैसला कुन होने की जरूरत है। जो ये बात करें और वो बस हो जाए। और पेशा नहीं बताया आपने? करें कि वो करें। पेशा नहीं बताया कौन सा होना चाहिए अगर पॉलिटिशियन ना हो तो क्या? ऑलरेडी ये सरदार है, इनको कोई और की जरूरत ही नहीं है, वही ठीक है, बेस्ट है। अगली तस्वीर दिखाइएगा जनाब, किसकी है? शाह महमूद कुरैशी। आप इनको मशवरा क्या दूं? मेरे ख्याल से तो ये जहां पर हैं इनको यहीं पर होना चाहिए, क्या ख्याल है? लेकिन मैं आपकी मेरा ख्याल है बहुत जबरदस्त फॉरेन मिनिस्टर हैं ये। आई एग्री। और आगे भी जा सकते हैं, कोई उसमें नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ इनको मशवरा ये है कि इनकी एंगेजमेंट ज्यादा होनी चाहिए और सियासतदानों से अलूफ रहते हैं मेरे ख्याल। अगली तस्वीर दिखाइएगा जी, किसकी है? इनकी कोई एक आदत बताइएगा, अगर कोई आदत एक छोड़नी पड़े तो कौन सी आदत खत्म होनी चाहिए जनाब शहबाज? क्योंकि अगर जो इनकी जो आदत है, जो कि ये बड़ा अच्छा क्रिटिसिज्म कर लेते हैं, उसी की वजह से इनकी जो अभी जॉब कर रहे हैं, तो अगर वो छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? फिर जाहिर है ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो ठीक है, मेरा ख्याल है ये आदत तब्दील कर लें, आपको लगता है? नहीं, मेरा ख्याल है रखें इसकी आदत, इसकी वजह से ही तो इस पोजीशन पे। अच्छा ठीक है जी। अगली तस्वीर दिखाएगा, गालिबन आखिरी तस्वीर है हमारे पास, किसकी है? उज़्मा बुखारी साहिबा, वेरी वोकल एंड वेरी एक्टिव। मेरा ख्याल है कि एक अच्छी पॉलिटिशियन है।
बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हैं मेरे ख्याल में। और अगर ये अपने जो इनके हस्बैंड हैं उनकी तरह की पॉलिसी रखें तो ज्यादा बेहतर है। क्या क्या पॉलिसी उनकी तरह की? तो स्टेबल रहते हैं, वो ओवर नहीं होते। थोड़ा लो पिच पे जाके जरा जो है वो लो पिच पे रहे। इनका ये इतनी एग्रेसिव है कि उससे फिर उनकी पर्सनल जो वो मुतासर होनी शुरू हो जाता है इमेज। तो ये आदत आपको लगता है इनको अपनी तब्दील करनी चाहिए? वैसे कौन सी खातून पॉलिटिकल ऐसी पर्सनालिटी है जिसको आप पर्सनली पसंद करते हैं और आपको लगता है कि भाई अच्छा काम कर रही हैं खवातीन, एक इंस्पिरेशन भी हैं खवातीन जो सियासत में आना चाहती हैं उनके लिए इस वक्त? हाँ, इस वक्त करंट हमारी जो है वो हमारी जी एक फेडरल एजुकेशन में है वजिया अकरम साहिबा, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। और भी काफी हमारी पीटीआई में अंदलीप अब्बास साहिबा हैं, यास्मीन राशिद जी 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 जी, तो दे आर ऑल, आई मीन और भी बहुत सारी होंगी, लेकिन ये एटलीस्ट मुझे फौरी तौर पे ज़हन में आ रही है। आखिरी तस्वीर है, उस पर भी कमेंट ले लेते हैं, लगाइएगा जी। बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अगर पंजाब में कामयाब होना है तो अपनी जो तकरीरें हैं वो बीबी को फॉलो करना छोड़ें। क्योंकि अगर ये बीबी की बेटी होती तो शायद बहुत हिट हो जाती, लेकिन क्योंकि ये बेटे हैं तो इनको चाहिए कि अगर फॉलो करना है तो भुट्टो को फॉलो करें। ओके, आदत तब्दील करने के बारे में कोई और कहेंगे मशवरा? आदत यही है, अपना स्टाइल चेंज करें, जरदारी की तरह मुंह ही रख लें। अच्छा जी, चलें जी, ये पैगाम तो पहुंच गया बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब। अच्छा जी, अब जरा थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशन की जानिब, हम जरा वापस आते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स जो हमारे हैं, जो सरकारी जो स्कूल्स हैं, उनके लिए सर कुछ आप कर रहे हैं कि ताकि वो एक मुकाबला कर सकें, प्राइवेट स्कूल्स के बराबरी में तो ना आ सके लेकिन बेहतर तौर पे कम्पीट कर सकें? देखिए, स्कूल एजुकेशन तो मेरा एम्बिट नहीं है और ऑब्वियसली बहुत सारी काम मुराद राज साहब कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ जिस पे मैं उनसे इन टच हूँ, क्योंकि हायर एजुकेशन जो है बोर्ड्स कंट्रोल करती है, हम इम्तिहान लेते हैं और मैं ये चाहता था कि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम तब्दील हो ताकि वो उन चीज़ों का टेस्ट ले जिन स्किल्स की आपको हायर एजुकेशन में भी जरूरत है और मार्केट में, क्योंकि बेस सर अगर अच्छी होगी तो फिर आगे जाके अप्रोप्रिएट। देखिए, अगर आपने रटे का टेस्ट लेना है तो लोगों ने रटे की प्रिपरेशन करनी है, तो आपने टेस्ट को पहले ठीक कर दें, लोग खुद ब खुद they'll find out ways and means। तो ये तो आपको लगता है ना कि ये तब्दीली तो यहाँ से ग्रास रूट लेवल से आएगी तो फिर ऊपर ट्रांसफर करेगी ना, ऊपर बेहतरी होगी। देखिए, आपकी स्कूल की रिक्वायरमेंट क्या है, आपने अगर मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो अच्छा रटा मारें, अगर आपने उसकी जगह उसको चेंज करना है तो एक इम्तिहान को चेंज करना होगा, और अगर आप फौरी तौर पे इम्तिहान को चेंज करेंगे तो जैसे अभी ऑलरेडी बच्चे सड़कों पे हैं, सड़कों पे आ जाएंगे, तो आपको ग्रेजुअली चेंज करना है। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला, अपना कीमती वक्त निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं जनाब, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, कुछ सेगमेंट्स भी होंगे जिनको हम शामिल करेंगे। हेडलाइन ब्रेक के साथ रहिएगा। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, पाकिस्तान में पहली बार। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपकी सेहत से मुतल्लिक बात करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक छोटा सा मैसेज आज हम आपको जनाब देना चाहेंगे प्रोग्राम में। और शायद आपको ये ना पता हो कि खाने में जो इस्तेमाल होने वाला आम सफ़ेद नमक है वो गैर महफूज तरीके से साफ़ करके हम तक पहुँचाया जाता है, जिसमें सिर्फ इस आम सफ़ेद नमक में सिर्फ आयोडीन पाया जाता है और इसमें सोडियम की मिकदार भी ज़्यादा होती है। इसके बरक्स पाकिस्तान में पाया जाने वाला जो हिमालयन पिंक सॉल्ट है, इसमें 84 फ़ायदेमंद मिनरल्स शामिल हैं और दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक पाकिस्तान से बरामदशुदा हिमालयन पिंक सॉल्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा घर भर की जो तमाम लोगों की सेहत है उसके लिए अच्छा और हिमालयन पिंक सॉल्ट ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप सेहत भी पाएँ और उसके साथ साथ जायका भी पाएँ। अच्छा जी जनाब, अब हम ज़रा बढ़ेंगे हमारे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब और इस सेगमेंट में हम कोई ना कोई मोटिवेशन आप तक ज़रूर पहुंचाते हैं हमारे यंगस्टर्स के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए। नौजवानों की जो आदतें हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनकी आदतें बड़ी ख़राब होती जा रही हैं, उनकी सोच जो है वो बड़ी तब्दील होती जा रही है एज़ कम्पेयर टू जो एक पुरानी जनरेशन है उसके मुकाबले में। दुनिया के जितने भी जो अमीर तरीन लोग रहे हैं उसमें अगर आप देख लें कि चाहे फेसबुक का जो बानी है मार्क ज़करबर्ग, चाहे उसकी बात हो, या फिर सॉफ्टवेयर का जो बानी है बिल गेट्स उसकी बात हो, या फिर एप्पल के जो रूहे रवा हैं स्टीव जॉब उनका नाम हो, अगर इन सब लोगों की ज़िंदगी के ऊपर एक स्टडी की जाए या इनका जिक्र किया जाए या इनमें कोई एक कॉमन चीज़ तलाश की जाए तो वो आपको क्या मिलेगी?
वो आपको मिलेगी मेहनत, कि इन तमाम लोगों ने सारी ज़िंदगी मेहनत की है, किसी किस्म का कोई शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल किया, हार्ड वर्क पे हमेशा बिलीव किया और सारी ज़िंदगी ये लोग काम करते रहे हैं। और इसके साथ साथ जो दीगर दुनिया के जो बड़े बड़े लोग भी हैं, जिनका शुमार जो है दुनिया के अमीर तरीन लोगों में भी होता है या कामयाब तरीन बिजनेसमैन में भी होता है, हमारे यहाँ अभी एक जो सोच डेवलप हो रही है इन यंगस्टर्स, और वो ये है कि बस किसी तरह रातों रात अमीर हो जाएं, मेहनत ना करनी पड़े, उस एक प्रोसेस से ना गुजरना पड़े जिसमें तकालीफ भी होती हैं, जिसमें चैलेंजेस भी होते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। अगर हम उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तो हम उस रिवॉर्ड तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, वो रिजल्ट तक भी हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारे यंग जनरेशन की ये सोच बिल आखिर क्यों इस तरह से रंग ले रही है, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है, स्पीक्स रियली रियली वेल, इम्तिनान जनाब हमारे साथ मौजूद हैं और इससे पहले भी आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहते हैं। इम्तिनान, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। जी थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम और एक खूबसूरत दिन की जुम्मा मुबारक की सुबह बखैर नबी आपके लिए, और उम्मीद आप खैरियत से होंगी। आई एम रियली वेल, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इम्तिनान, जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया के जो सक्सेसफुल तरीन लोग हैं, कामयाब तरीन लोग हैं या जो अमीर तरीन लोग हैं, अगर उनकी ज़िंदगी का जायज़ा लिया जाए तो उसमें एक चीज़ सिमिलर या कॉमन मिलती है और वो है हार्ड वर्क। लेकिन हमारी जो अब की जनरेशन है शायद वो उसी से दूर भाग रही है, ऐसा क्यों है? बिल्कुल, आपने अच्छी बात की और आपने अच्छा किया कि आपने सॉफ्टवेयर का जिक्र किया कि जब नौजवान शॉर्टकट को देखते हैं और ये देखते हैं कि लोग अमीर होते जा रहे हैं, रातों रात अमीर इनको भी होना है, तो शॉर्टकट का सहारा लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं वाज़ेह करता चलूं ताकि लोगों के लिए, देखने वालों के लिए आसानी रहे कि देखिए, दुनिया में जिस तरह हर इंसान बुरा नहीं होता, इसी तरह दुनिया में हर शॉर्टकट बुरा नहीं होता। खासतौर पे चूंकि सॉफ्टवेयर का भी जिक्र हुआ यहाँ पे, तो लेट मी क्लैरिफाई अ लिटिल। बात यह है कि शॉर्टकट, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो कि बहुत अच्छे भी होते हैं। मिसाल क्यों ले लीजिए कि इस जमाने में खाना पकाने के लिए हमें चूल्हे पे खाने को गर्म करना पड़ता था, आज माइक्रोवेव लोगों के पास मौजूद है। सो माइक्रोवेव क्या है? टेक्निकली ये भी एक शॉर्टकट। पानी को ठंडा करने के लिए अब आपके पास मटके नहीं है, अब हमारे पास बर्फ नहीं है, रादर हम फ्रिज के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो फ्रिज भी एक शॉर्टकट है। अगर हम बात करें खतों किताबत की, लोगों से राब्ते की, तो आज खत नहीं लिखते, आज ईमेल करते हैं, मोबाइल फोन हैं। सो मोबाइल फोन भी एक शॉर्टकट है। सो बात यह है कि हर शॉर्टकट बुरा नहीं होता, चंद शॉर्टकट ऐसे हैं। इम्तिनान, मैं उस शॉर्टकट की बात कर रही हूँ जो लोग मेहनत से भागते हैं, जो हार्ड वर्क से कतराते हैं। अब जिस तरह हमने ये तो जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, ये बिल्कुल ये तो हमारी ज़िंदगी को आसान करने के लिए और उसमें आसानी पैदा करने के लिए है। रेफ्रिजरेटर हो गया और आपने जैसे माइक्रोवेव की एग्जाम्पल दी, और ये वक्त बचाने के लिए भी है। लेकिन इस तरह से हमारे नौजवानों में जो रुझान पड़ रहा है, जैसे कि बिटकॉइन, रातों रात अमीर हो जाए, इन्वेस्ट कर दें, डबल पैसे आ जाए, कहीं और मेहनत ना करनी पड़े, तो ये वाला रुझान है। बिल्कुल, बात यह है कि जिस तरह शॉर्टकट बुरा नहीं है, रुझान जो बुरा है ना, जो शॉर्टकट की तरफ नौजवान जा रहे हैं कि रातों रात अमीर हो जाएं, बगैर मेहनत किए, बगैर इम्तिहान की तैयारी किए इम्तिहान में पास हो जाएं, जिसके लिए इनको चीटिंग भी करनी पड़ती है। सो बात यह है कि ये जो रातों रात हर चीज में कामयाब होने वाला शॉर्टकट है ना, इसकी अगर आप बेसिस देखें ना, तो ये 4 चीजों पर डिपेंडेंट है। हर शॉर्टकट बुरा नहीं है, लेकिन ये जो 4 शॉर्टकट्स, ये जो 4 चीजें हैं जिनकी बेसिस इन 4 चीजों पे, ये बुरी है। यानी आपने ये देखना है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपके सामने एक शॉर्टकट मौजूद है, तो आपने पहले ये देखना है कि नंबर 1, क्या जो शॉर्टकट आप ले रहे हैं वो आपके अंदर बेसुकूनी या बेचैनी तो पैदा नहीं कर रहा। जब आप रातों रात अमीर होने की बात करते हैं ना, तो शॉर्टकट में शायद बुराई नहीं होती, लेकिन बुराई ये होती है कि उस शॉर्टकट से आपके अंदर बेचैनी पैदा होती है, बेसुकूनी पैदा होती है। तो दूसरे जो इसमें फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है, आपने ये देखना है कि आप किसी हकदार की हक तलब तो नहीं करते। तीसरा ये कि कहीं वो इखलाक के खिलाफ तो नहीं है, और चौथा ये कहीं वो कानून के खिलाफ तो नहीं है। अब थोड़ा सा मैं समझा दूं ताकि नौजवानों की रहनुमाई हो सके। पहला आप शॉर्टकट पकड़ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कि बेसुकूनी पैदा होती है। जब हम ये बात करते हैं ना कि रातों रात अमीर हो जाए, रातों रात मार्क ज़करबर्ग बन जाए, बिल गेट्स बन जाए, तो उसमें नुकसान क्या है? उसमें नुकसान ये कि हमने अपनी चीजों को इवैल्यूएट किया नहीं होता, हमने उतनी मेहनत की नहीं होती और हम उस शॉर्टकट के पीछे लग जाते हैं।
नतीजा क्या निकलता है? इंसान के अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है, बेसुकूनी पैदा हो जाती है और वो अपनी मंजिल से हट जाता है। यहाँ पर मैं छोटी सी अब आपको मिसाल देता चलूं, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अशरा मुबशरा में से हैं, यानी जन्नत की बशारत दी गई है आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। बड़े कामयाब, माशाल्लाह बड़े कामयाब बिजनेसमैन थे और उनका एक फॉर्मूला है और उनका एक फॉर्मूला है कि मैं ना उधार पे खरीदता हूँ और ना उधार पे बेचता हूँ। अब सुनने में तो बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत गहरी बात है। आज हमारी इकोनॉमी, आज हमारा मुल्क, आज हमारी मईशत उधार पे चलती है, लोगों के अपने बिजनेसेस उधार पे चलते हैं। अब उधार पे चलने में नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि समझ लीजिए कि मैंने उधार पे कारोबार किया और मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो नमाज में शायद मेरा जो ध्यान है ना वो इस तरफ होगा कि मैंने नबिया से पैसे लेने थे, वो पैसे मुझे मिले नहीं, या नबिया को पैसे देने थे, वो मैंने कब दूंगा। मेरी तवज्जो नहीं रहेगी और जिंदगी में बेचैनी और बेसुकूनी पैदा हो जाएगी। शॉर्टकट पे चलने का ये नुकसान होता है, ना आप अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, ना आपकी इबादत, आपकी अच्छी इबादत कंसिडर होती है, और आपके अंदर इतनी बेचैनी और इतनी बेसुकूनी पैदा हो जाती है कि इंसान अपनी मंजिल से हट जाता है। अच्छा, ये तो हो गया पहला सिलसिला कि जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं बेसुकूनी की। दूसरी ये हकदार का हक मारना। अब ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े और आपका दिल करता है कि सब बेवकूफ है, मैं जल्दी से गाड़ी बढ़ा दूं तो मैं आगे निकल जाऊंगा। अगर मैं ये काम करूं, ये शॉर्टकट है मेरे लिए, लेकिन मैं किसी हकदार का हक मार रहा हूं। सो जब भी आपके सामने कोई शॉर्टकट आए, आपने ये देखना है कि आप किसी हकदार का हक तो नहीं मार रहे। साथ ही साथ आपने ये देखना है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जो शॉर्टकट मैं ले रहा हूँ, कहीं वो इखलाक की इक़दार के खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा। तभी आपने ये देखा है आज हमारे माशरे में कितने सोशल मीडिया स्टार्स हैं, कितने लोग हैं जो इज्जत के लिए, दौलत के लिए, खास तौर पर शोहरत के लिए, वो इखलाक से घिरे हुए काम पे तो बहुत नीचे होता है कि बस व्यूज मिल जाए। नुकसान क्या? शॉर्टकट तो है, लेकिन वो शॉर्टकट इखलाक के खिलाफ। और इसी तरह जो आखिरी सिलसिला है वो है कानून, कि अगर मैं आज स्मगलिंग खुदा न खास्ता शुरू कर दूं तो पैसे तो बड़े अच्छे कमा लूंगा, वो शॉर्टकट शायद मुझे कहीं लेके भी चला जाए, लेकिन आपने ये देखना है कि कहीं लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए नुकसान का बाइस बने। तो ये जो चार अनासर है ना, ये बड़े जरूरी हैं और इन चारों को मद्देनजर रखना जरूरी है कि कोई भी काम आप करें वो आपके अंदर बेसुकूनी, बेचैनी ना पैदा करे, साथ ही साथ वो ना इखलाक की इक़दार के खिलाफ हो, ना कानून के खिलाफ हो और ना किसी हकदार का हक मारे। इसके अलावा कोई और शॉर्टकट मिलता है तो बहुत अच्छा है, उस पर आप काम कर सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सब सुनने वालों को बहुत गौर से सुनना चाहिए, और वो ये है कि ये जो शॉर्टकट है ना, अगर इसकी जड़ में जाएंगे आप तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, वो है मुकाबलेबाजी। अगर आज मैं देख रहा हूँ कि मार्क ज़करबर्ग कामयाब हो गया, स्टीव जॉब्स कामयाब हो गया, बिल गेट्स कामयाब हो गया, या मेरी फुफ्फो का बेटा कामयाब हो गया, या मेरे ताया का बेटा कामयाब हो गया, या मेरे पड़ोसी आगे निकल गया, उसने गाड़ी ले ली, इसने घर ले लिया, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं मुकाबलेबाजी कर रहा हूँ। मैं ये तो देख रहा हूँ कि आज वो अपनी जिंदगियों में खुश कितने, लेकिन मैं ये नहीं देख रहा कि वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी तकलीफें देखी हैं, कितनी तगदौ की है, मैं वो मेहनत नहीं देख रहा। और मैं समझ रहा हूँ कि मेरी जिंदगी की तरह होनी चाहिए। तो ये जो बेकार की मुकाबलेबाजी है ना, जिस दिन ये खत्म होगी, हमारे यहाँ लोगों का जो फोकस है ना शॉर्टकट से, ये भी खत्म हो जाए। अच्छा इम्तिनान, एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ फ़ोन कॉल्स भी हम हमारे व्यूवर्स के प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपसे गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से जरा वापस आते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। इम्तिनान ने हमें ज्वाइन किया हुआ इस्लामाबाद से, और लोग अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इतना बेचैन क्यों हो जाते हैं, इम्तिनान इसके ऊपर हमसे बात करें। और इसके साथ साथ नंबर जनाब टेलीविजन स्क्रीन पर चलाइएगा, जो लोग हमें कॉल करना चाहते हैं और अपनी राय देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं इम्तिनान से, तो उनका सवाल भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अच्छा इम्तिनान, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि लोगों को बेचैनी हो जाती है जब उनको वो रिवॉर्ड नहीं मिल पाता, तो हमारे यहाँ बड़ी जल्दी डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, उससे कैसे कूप अप करना है आपने वक्ती तौर पे? देखिए, वक्ती तौर पर आपने ये करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि शॉर्टकट के पीछे नहीं जाना। जो काम मेहनत पर डिपेंडेंट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसके रिजल्ट्स दूररस होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। सो शॉर्टकट पे चलने वाला इसी वजह से नाकाम होता है क्योंकि उसकी मंजिल इतनी दूर होती है
और वो शॉर्टकट शुरू में तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा जाज़िबे नजर आता है, लेकिन एक्चुअली वो उतना ही लंबा होता है कि जितना आप एक अच्छे रास्ते पर चलने को तर्क कर देते हैं। सो कोशिश ये करनी चाहिए, पहला काम तो ये करना है कि शॉर्टकट नहीं लेना, और दूसरा काम ये करना है कि हर चीज को, हर शॉर्टकट को, हर छोटी मंजिल को पहले इवैल्यूएट करके मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ इसका एंड रिजल्ट क्या हो। देखिए, जो हाल ही कहा करते थे ना कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। इंसान को तो बेचारे का मतलब ये है कि उसको हर वक्त अपने एक्शंस को सोचना है कि ये जो मैं एक्शन करने वाला हूँ इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो हर काम करने से पहले ये सोच लें कि नतीजा क्या निकलेगा। आपने बात की बिटकॉइन की और बहुत सारी ऐसी चीजों की कि जिसमें लोग कोशिश कर रहे हैं कि बस रातों रात अमीर। तो नुकसान यही है, तो बचने का तरीका ये है कि आप पहले इवैल्यूएट करें कि ये रास्ता अगर मुझे इतने कम अरसे में इतनी ज्यादा रिजल्ट दे रहा है तो जरूर उसमें कोई चीज खराब है, जरूर ये हराम का पैसा है, जरूर इसमें कुछ ऐसा मसला है। सोचें एक दफा, मैं ये नहीं कह रहा कि हर पैसे हराम के पैसे, लेकिन बात ये एक दफा ये सोचे जरूर कि अगर इतने कम अरसे में इतना कुछ रिजल्ट मिल रहा है तो जरूर ये रास्ता ठीक नहीं होगा। जो हलाल रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है किसी भी रास्ते में, तो मेहनत करनी पड़ती है। वो जो अमजद सेल्फ मेड में कहते हैं ना कि आप जब एक रास्ते पे चलते हैं तो सीधे रास्ते पे चलने वाले पे जो मेहनत करने वाला है उसके लिए जो रिजल्ट होता है बहुत मैग्नीट्यूड में बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन हाँ उसको जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है, बट थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट करके मिलता है। सो ये जरूर सोचना है कि किसी रास्ते पे चलने से पहले सोच लें कि इसका एंड रिजल्ट निकलेगा क्या। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दुनिया के साथ साथ आपकी आखिरत चली जाए और फिर हाथ आपके कुछ लगे ना। अच्छा, मेरे ख्याल में ये इम्तिनान, एक कॉलर भी है हमारे साथ, मुश्ताक ने हमें कॉल की है फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक, हाउ आर यू? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का। मेरा सवाल इम्तिनान भाई से ये है कि मैं खुद भी एक जगह जॉब कर रहा हूँ, वहाँ ज़ाहिर मेहनत आप दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ जो तरक्की के मंजिल है वो लेट पहुँच रही है, और जबकि जो लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करते हुए अपने HOD या अपने सुपरवाइजर के साथ PC कर रहे हैं, जो उनकी मतलब स्पोर्ट में चीजें कर रहे हैं, तो उनको तरक्की ज्यादा मिल जाती है। तो क्या मुझे भी शॉर्टकट पे जाना चाहिए या मुझे मेहनत के साथ ही रहना चाहिए? क्योंकि मेरे ऑलरेडी 5 to 7 ईयर्स तो इसमें वेस्ट हो चुके हैं, और जो लोग मेरे बाद भी आए वो भी बहुत ऊपर तरक्की कर चुके हैं। मुश्ताक मेरे भाई, आपको सबसे पहले तो ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि जो 5-6 साल आपने मेहनत के लगाए हैं ना, उसको आपने ये हरगिज नहीं कहना कि वो वेस्ट हो चुके हैं। बाकी मैं कमेंट जो है वो इम्तिनान से इस पर लूंगी। जी इम्तिनान। देखिए मुश्ताक, एक चीज जो समझनी बहुत जरूरी है आपके लिए भी और बहुत से लोगों के लिए, आप ही की तरह का ये मसला फेस कर रहे हैं कि जिंदगी में सिर्फ ये नहीं है, और ये बात जितनी जल्दी रियलाइज होती है उतना अच्छा है। जिंदगी में ये नहीं है कि आपकी किसी के साथ मुकाबलेबाजी थी तो आप उससे आगे निकले या वो आपसे आगे निकला। जो सबसे अहम चीज है वो है बरकत, कि जिंदगी में आपकी बरकत है, आपके रिस्क में, आपके वक्त में, आपकी बरकत है कि नहीं। ये बरकत जो है ना, ये सीधे चलने से आती है, ये शॉर्टकट से नहीं आती। और जो लोग शॉर्टकट लेते हैं 3-4 नुकसान तो खड़े खड़े उनको मिल जाते हैं। नंबर 1, बेचैनी पैदा हो जाएगी, बेसकूनी पैदा हो जाएगी, मैरिट का कत्ल हो जाएगा। जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं, अगर वहां पर इसी तरह से खुशामद करने वाले तरक्की कर रहे हैं ना, तो ये बात मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं कि ये इदारा ज्यादा देर तक कायम और दायम नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैरिट का कत्ल हो रहा है। और जहां पर मैरिट का कत्ल होता है ना, वहां पर करप्शन शुरू हो जाती है, नतीजतन बरकत खत्म हो जाती है। सो आपकी जिंदगी में शायद आप सुपरवाइजर के साथ ताल्लुकात बनाकर खुशामद करके आगे तो नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन जो बरकत आप एंजॉय कर रहे हैं ना, ये बरकत कोई और एंजॉय नहीं कर रहा। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, इतने सारे लोगों को देखा है, महीने में 8-8, 10-10 लाख रुपए भी कमाते हैं, लेकिन वो पैसे उड़ जाते हैं। और ऐसे भी लोग देखे कि जो 5,000, 10,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं, और वो आगे से कहते हैं कि सर समझ नहीं आता है कि इन पैसों का करें क्या, ये पैसे खत्म ही नहीं होते। ये है बरकत। तो आप अपनी जिंदगी को अगर वैल्यूएट करना ना, तो बरकत की बेसिस पर करें।
इस बेस पे मत करें कि सुपरवाइजर के साथ किसके ताल्लुकात अच्छे हैं और कौन पीछे रह गया। इम्तिनान, आपने इतनी प्यारी बात की है और आप इस पूरी कॉन्वर्सेशन को मेरे ख्याल से आपने उसका निचोड़ दे दिया है और एक पॉइंट दे दिया जो आपने बरकत वाली बात की है। दिस इज सो एक्चुअली ट्रू। ये बिल्कुल हकीकत है कि जब आप बहुत फेयर होते हैं और आप राइट ट्रैक पर होते हैं तो यू आर इन एक्चुअली सम प्रोटेक्टिंग हैंड्स। आपको नहीं पता होता कि आप कहाँ से जो है वो मुश्किलात से या चैलेंजेस से भी निकल रहे होते हैं, जबकि जो लोग दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं और लोगों के रास्ते काटते हैं, उनकी जो मंजिल है या जो उनका सफर है वो बड़े थोड़े वक्त के लिए होता है। अच्छा इम्तिनान, मुझे बताइएगा कि वो कौन से लोग होते हैं जो कि मेहनत से कतराते हैं। अच्छा, हसन ने भी कॉल की, जरा उनसे बात कर लेते हैं पहले, फिर मैं अपना सवाल का जवाब आपसे लूंगी। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है नबिया? आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच हसन। आप कुछ पूछेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? जी, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। एक तो शॉर्टकट के हवाले से लोग जिंदगी में बहुत से शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आपने क्या शॉर्टकट इस्तेमाल किया हसन? यही सवाल था कि कामयाब जिंदगी के लिए किस तरह का शॉर्टकट होना चाहिए? कामयाब जिंदगी के लिए किस तरह का शॉर्टकट होना चाहिए? इम्तिनान जी, हसन का सवाल है। हसन, बात ये मेरे दोस्त के कामयाब जिंदगी के लिए हर शॉर्टकट होना चाहिए जो इन 4 चीजों पे नहीं उतरता, बेचैनी पैदा नहीं करता, हकदार का हक नहीं मारता, इखलाक के खिलाफ नहीं है, कानून के खिलाफ है। बाकी जो शॉर्टकट आपने लेना आप जिंदगी में लें, और हर शॉर्टकट इंशाल्लाह आपको मंजिल पे लेके जाएगा। सिवाय इन 4 शॉर्टकट्स के, ये आपने खुद इवैल्यूएट करना है कि ये आपने लेने हैं कि नहीं लेने। तो मुश्किल सवाल नहीं है, बस काम करने से पहले एक बार नियत बनानी है कि ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ ये मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। इम्तिनान, प्रोग्राम का टाइम भी हमारे इस सेगमेंट का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। ब्रेक पर हम लोग जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी प्यारी बातें आपने शेयर की हमारी ऑडियंस के साथ। जनाब, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी स्किन केयर के हवाले से बहुत सारी टिप्स होंगी, एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे। बालों और स्किन से मुतल्लिक जितने भी आपके कंसर्न या सवालात या ट्रीटमेंट है उसके ऊपर एक पूरा सेगमेंट जनाब लेकर आ रहे हैं। डोंट मिस इट, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम का ये हिस्सा स्पेशली मेरी उन बहनों के लिए है, उन ख़वातीन के लिए जो हमेशा अपनी ब्यूटी से मुतल्लिक कॉन्शियस रहती हैं। और क्यों ना रहें भाई, खूबसूरत दिखना जो है वो हर एक का हक है और ख़वातीन ज़्यादा ही कॉन्शियस हो जाती हैं। ताहम जहाँ पर पहले जो है वो घरेलू टोटके बहुत ज़्यादा किए जाते थे, मुख्तलिफ चीज़ें एक्सपेरिमेंट की जाती थी और स्किन पर तरह तरह के रिएक्शन भी आपको पता है उससे हो जाते थे। अभी जो है वो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जो बड़ी ज़बरदस्त ट्रीटमेंट्स ऐसी आ चुकी हुई हैं जिसकी वजह से अगर आप कोई एजिंग के मसाइल हैं तो वो भी आप रोक सकते हैं। अगर आपके पोर्स ओपन रहते हैं, अगर आपके कील महासे रहते हैं, छाया रहते हैं, तो वो भी हर तरह की ट्रीटमेंट जो है वो अभी मौजूद है। स्पेशली जब से ये PRP ट्रीटमेंट्स आई हैं और वाइटनिंग इंजेक्शंस आए हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो अपनी स्किन केयर के हवाले से बढ़ती हुई अब दिखाई दे रही है। इसी के ऊपर बात करेंगे। जो एक्सपर्ट हमारे साथ इन स्टूडियोज़ मौजूद हैं उनका मैं पहले आपसे तारुफ करवाऊंगी, फिर उनसे ज़रा कुछ टिप्स, कुछ बातें ज़रा मैं भी आज जानने वाली हूँ। स्किन से मुतल्लिक आज बात होगी। जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक डॉक्टर अरीज खालिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब मेरे ख्याल से कि कोई ऐसी शायद ख़वातीन के स्किन से रिलेटेड कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका मसले का हल अब ना हो। हर चीज़ की ट्रीटमेंट और हल अब वो मौजूद है। डेफिनेटली सेफ, और सबसे बड़ी बात ये कि सेफ सॉल्यूशंस। सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है ख़वातीन की या सबसे ज़्यादा वो जिस बारे में कॉन्शियस दिखाई देती हैं वो क्या है? सिर्फ ख़वातीन नहीं, आदमी भी। और मेरे ख्याल में हर इंसान का बिल्कुल राइट है, इसमें हम उसको जेंडर में स्पेसिफाई नहीं कर सकते। डेफिनेटली वाइटनिंग, और वो मेरे ख्याल में कि गोरा होने का रुझान हमारे यहाँ इस खित्ते में ही है। नहीं, ये ओवरऑल है। नहीं, ओवरऑल है। मतलब अगर देखिए, इंसान की फितरत होती है कि वो जो उसके पास होता है उससे खुश नहीं होता। ये नेचुरल सी एक शायद बात है। अगर आप उस साइड पे चले जाएं, यूरोपियन साइड पे, तो वहाँ पर लोगों को टैन होने का शौक होता है। वो टैनिंग की तरफ जा रहे होते हैं, उनको हमारा कॉम्प्लेक्शन अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, और हमारे यहाँ खूबसूरती का जो एक पैमाना है ना, मतलब कि सास भी कहती है कि बहू गोरी चिट्टी होनी चाहिए, गोरा रंग हमें समहाउ अट्रैक्ट करता है। बच्चा पैदा होता है भाई गोरा होना चाहिए, भाई फलाना जो है वो चीज़ खा लो, दूध पी लो, नारियल पी लो, बच्चा गोरा पैदा होगा। तो ये हमारे यहाँ एक
क्या कह सकते हैं कि एक रुझान है कि गोरा रंग में पसंद है और कोई हर्ज भी नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, अगर पर्सनल चॉइसेस हैं। हाँ। और दूसरी अगर हम इस चीज़ की तरफ निकल जाएंगे तो वो बहुत लंबी एक डिबेट हो जाती है कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे अपने ख्याल में इसको लोगों की अपनी चॉइस पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन बस खपत में मुब्तला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक तो एक चीज़ होती है कि आपका अपना शौक होता है, लेकिन अगर हम सोशल प्रेशर देखें तो बच्चियों पर है। ठीक है, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनकी बच्चियों के रिश्तों के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और डेफिनेटली जो एक वाइटनिंग क्रीम्स, जो कॉम्बिनेशन क्रीम्स चलती हैं वो सेफ़ नहीं है, और वो आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो वो एक दैट इज़ एक्चुअली नॉट वेरी हेल्दी वे। उसमें मर्करी होती है, स्टीरॉइड्स होती हैं, वो डेफिनेटली वो कैंसर की तरफ लीड करती हैं। बहुत और जो सेफ वेज हैं उनको बेसिकली हम एसोसिएट कर रहे होते हैं कि शायद वो कैंसर की तरफ लीड करते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं है। लेकिन ये जनरल प्रॉब्लम्स हैं। आप इसको जो मर्जी कह लें कि हमारी सोसाइटी में है या हमारी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, इस डिबेट से बाहर निकल के मेरे ख्याल में हमें ये देखना चाहिए कि सेफ क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, सम मेडिकल एक्सपर्ट और सम डॉक्टर्स एक्चुअली डिनाई द रियलिटी ऑफ वाइटनिंग इंजेक्शंस, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, बात होती है कि आपकी शायद प्रैक्टिस या स्टडीज़, आई डोंट नो कि वो किस रेफरेंस में बात करते हैं। अगर आप उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं तो व्हाट इज़ अ सेफ सोल्यूशन? फिर आप क्या कह रहे हैं कि मर्करी क्रीम्स लगाना सेफ है, स्टीरॉयड की क्रीम्स लगाना सेफ है? ठीक है, अब लोगों ने करना तो है। अब उसमें हाँ ये ज़रूर है कि आप घर में शुरू नहीं हो, आपके डॉक्टर को ये पता है कि उसने क्या क्या चीज़ आपकी मॉनिटर करके आपको उस तरफ लेके जाना है और क्या डोज पे लेके जाना है, क्योंकि हर बंदे के लिए डिफरेंट डोजेज है। ठीक है, आपके बॉडी वेट के हिसाब से, मेटाबॉलिज्म के हिसाब से हमें चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं, एज के हिसाब से करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि बहुत कॉमनली हम कहते हैं उन्हें वाइटनिंग इंजेक्शंस कि वो बॉक्सेस में अवेलेबल हैं, लोग खुद से शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं आपको करना चाहिए, क्योंकि उसमें हर बंदे के लिए डिफरेंट डोज हो सकती है। क्या इंटरवल पे वो लगनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घर की करने वाली चीज़ें नहीं हैं। डॉक्टर प्रोडक्ट्स को डॉक्टर्स के आपकी सहेली गई है एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास, डॉक्टर के पास, और जो वो ट्रीटमेंट ले रही है आप उसी को आके वही नुस्खा पकड़ा दो, तो ये ऐसा नहीं करना पड़ता। लेकिन पाकिस्तान में तो मैंने ये भी देखा कि कोई मतलब डायबिटिक पेशेंट है तो वो कहेगा कि जी मैं ये मेडिसिन खा रही हूँ, सब खा लें, आप भी ये खा लें, मुझे फर्क है। तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, हर इंसान की डिफरेंट स्किन टाइप, बिल्कुल केमिस्ट्री डिफरेंट है। एक तो इसमें हर बंदा डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ठीक है, उसमें उसके लिए गोरा होने का क्राइटेरिया डिफरेंट है। बाज़ का लोग सिर्फ एक सिंगल टोन होना चाह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़्यादा जो है खतरनाक वो ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है? एंड समर्स में ड्राई स्किन का होना एक्चुअली इट्स वेरी अलार्मिंग आई गेस समहाउ। यस, ड्राई स्किन किस चीज़ की तरफ इंडिकेट करता है? देखिए, ड्राई स्किन इन एनी केस इज़ नॉट गुड। जब ऑयल, देखिए ऑयली भी नहीं, मैं ये कहूँगी कॉम्बिनेशन इज द गुड वन। ये डेफिनेटली ठीक है। अगर ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन हो रही है तो वो भी आपको क्लॉग पोर्स की तरफ लेके जाएगी और प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाएगी। ड्राई स्किन सेंसिटिव होती है, वो एक्जिमा की तरफ लीड कर सकती है, उसमें और डिफरेंट ब्रेकआउट्स उसमें भी हो सकते हैं। तो ये लेकिन आपके अपने हाथ में बाज़ नहीं होता। अगर तो कोई फॉरेन फैक्टर इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली आप उसको कर सकते हैं। अगर कोई फॉरेन फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है और आपकी मतलब स्किन ही ऐसी है तो डेफिनेटली योर डॉक्टर कैन ट्रीट दैट। लेकिन ये घर में आप उसके बारे में मेंटेनेंसेस कर सकते हैं, आप अपनी रजीम अच्छी रख सकते हैं, आप अपनी डेली रूटीन में कुछ चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, जैसे क्लेंजिंग हो गई। आपकी जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से होनी चाहिए। तो आपके पीछे गाइडलाइन ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, आपको खुद नहीं डिसाइड करना चाहिए कि आप ऑन काउंटर पे जाएं और आप कहें कि अच्छा जी ये मैं ले लूँ, ये मैं ले लूँ या ये मैं ले लूँ, क्योंकि उससे फिर आप प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सनबर्न भी जो है वो आजकल बड़ा एक मसला है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, बाहर का एक्सपोजर भी होता है, ख़वातीन काम के लिए घर से बाहर भी निकलती हैं। तो ऐसे में जो सनबर्न है वो ख़वातीन की स्किन जिनकी सेंसिटिव है उनके लिए तो बहुत ही अलार्मिंग है, और जिनकी नहीं है वो भी इससे लड़ाई होती है। सनबर्न डेफिनेटली सबके लिए अलार्मिंग है, और बाज़ सनबर्न तो बेसिकली आपको एक इंडिकेशन आ गई ना कि वो हो गया। ठीक है, लेकिन जो लोग बेसिकली उससे प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, जिनमें नहीं हुआ, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उनमें अलार्मिंग नहीं है, उनको भी डैमेज कर रहा है डेफिनेटली। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में अभी देखा जाए तो हमारे खित्ते में उस तरह से डैमेजिंग नहीं है, जिस तरह के वन साइड ट्रेवल्ड ऑस्ट्रेलिया, और आपको पता है कि वहाँ पे जो ओजोन लेयर है और जिस तरह से वहाँ पे सन रे आती है, तो वहाँ पे तो आप सन ब्लॉक के बगैर आप ट्रेवल ही नहीं कर सकते हो। तो आई रिमेंबर हम पाकिस्तानी हैं, अपनी आदतों से मजबूर हैं, तो
मैंने कहा मैंने नहीं लगाना अभी सन ब्लॉक, मैंने सिर्फ फेस पे लगा लिया और 1.5 घंटे की ड्राइव थी तो मैंने अपनी बॉडी पे नहीं लगाया। सो जब मैं 1.5 घंटे के बाद अपनी गाड़ी से निकली तो आई स्टिल रिमेंबर 6 महीने तक मेरी जो ये वाली स्किन थी पूरी वो इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी और मैंने उसके बाद उसका इतना ट्रीटमेंट करवाया लेकिन 6 मंथ्स तक उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो सन ब्लॉक कई मुल्कों में बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को मुतासर करता है, लेकिन यहाँ पर भी मुतासर करता है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होता या हम महसूस नहीं कर रहे होते उस चीज़ को। वो थोड़ी एयर क्वालिटी पे भी डेफिनेटली डिपेंड कर रहा होता है। सन ब्लॉक तो जब अगर आप उन ममालिक की बात कर रही हैं तो सन ब्लॉक बच्चे पैदा होते हैं तो उसके बाद से मतलब उनके पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं कि जी बच्चों पर लगाने के लिए सन ब्लॉक कौन से हैं। और जैसे हमारे पानी की बोतल मिल रही होती है उनके वहाँ वैसे सन ब्लॉक इतना अवेलेबल होता है हर पॉइंट और हर बंदे के पास होता है एंड दे एक्चुअली नो हाउ टू यूज इट। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर सन ब्लॉक को यूज़ करता भी है तो उसको ये नहीं पता कि कैसे लगाना है और कब लगाना है और आवाजारी है, खवाजारी महसूस करते हैं कि अच्छा ये भी काम है, ये कितना बड़ा। हालांकि आप बहुत सारी चीज़ों से बच रहे हैं। अब होगा ये कि अगर आप नहीं लगाएंगे तो एक एज में जाकर आपको सनस्पॉट्स, फ्रैकल्स और नहीं तो मोल्स कुछ ना कुछ आपको कौन सी एज है? एट एनी एज आफ्टर 30 किसी भी टाइम आमतौर पे अब तो मैं अब यंग बच्चियों में देख रही हूँ कि जो नहीं लगाती टाइम आपने पीरियड गुजार लिया अपना। हाँ, क्योंकि उसमें लेकिन इवन अब मैं छोटी बच्चियों में भी देख रही हूँ मोल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, टैनिंग तो डेफिनेटली एक है, बच्चों के अंदर थोड़ा सा ये होता है कि आपको एक कंप्लीट टैनिंग की सूरत में नजर आएगा। ठीक है, कि जी माएँ कह रही होती हैं कि बच्चे जी हमारा पूरी ये बाहर खेलते हैं ये टैन हो गए। ठीक है, अब एक प्रैक्टिस है जिसको आप अपनी अगर डेली रिजीम में शामिल कर लेंगे तो आप बहुत सारी यानी कि आगे आप कह लें कि चीज़ों से बच जाएंगे। सन ब्लॉक बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि इंडोर भी लगाने की ज़रूरत होती है। इंडोर भी लगाने की ज़रूरत, बिल्कुल। ये जो लाइट्स ये सारी हैं इसमें आपकी अल्ट्रावायलेट रेज शामिल होती हैं तो इंडोर भी लगाने की ज़रूरत होती है। इसकी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बाहर सन में निकलेंगे तो लगाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि इसको हम जो लोग लगाते भी हैं वो एक दफ़ा लगा लेते हैं, दे थिंक इट्स इनफ फॉर द होल डे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको इसको रिपीट करना होता है एवरी 3 to 4 आवर्स। समर में कोशिश करें कि इसको एवरी 2 to 3 आवर्स पे ले जाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी लेज़र ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसके भी कुछ नुकसानात हैं। लड़कियां बहुत ज़्यादा लेज़र ट्रीटमेंट की जानिब भी जा रही हैं हेयर रिमूवल के लिए। अक्सर डॉक्टर मना भी कर देते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी लड़कियां करवा रही होती हैं। समटाइम जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उसको किसी किस्म में बाद में कोई रिएक्शन आ सकता है लेज़र से? नहीं, ये तो डॉक्टर जिससे आप करवा रहे हैं डेफिनेटली उसको पता होता है कि मैंने किस स्ट्रेंथ पे किस इंटेंसिटी पे करना है और इफ़ यूर इन सेफ हैंड्स तो ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने पड़ते। अच्छा, अक्सर ख़वातीन को बाद में स्पॉट्स फील होते हैं आफ्टर लेज़र ट्रीटमेंट, वो अगर हाई इंटेंसिटी यूज़ हो जाए तो। अच्छा। हाँ, ये बेसिकली जिस वक्त डॉक्टर्स कर रहे होते हैं तो ये उनके है थोड़ा सा डॉक्टर के एंड से होता है या हम स्किन टाइप की वजह से है? जो सेंसिटिव स्किन है उसमें हो सकता है तो आपको इनिशियली लो इंटेंसिटी पे स्टार्ट करना चाहिए। आई गेस जो फर्स्ट आपकी सेटिंग है पेशेंट की वो आपको थोड़ा सा ज़रा उसको लोअर इंटेंसिटी पे रखना चाहिए। उसके बाद फिर आपको भी स्किन रिएक्शन का आइडिया हो जाता है, पेशेंट को भी हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिर उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी, अब आजकल तो लेज़र इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, इतनी डिफरेंट टाइप्स आ गई हुई हैं कि वो जो प्रॉब्लम्स थे कि जी एक टाइम था जब आप लेज़र फेशियल रिमूवल के लिए करवाते थे लोगों के 2-2 दिन मुंह रेड रहते थे। अब तो आप करवा के निकलते वो रेडनेस भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता, मतलब कोई बर्निंग नहीं हो रही होती है, कोई रेडनेस नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहबा, ख़वातीन की जो एक खूबसूरती जहाँ पर स्किन और हमारा चेहरा होता है वहीं पर बाल भी जो हैं वो ख़वातीन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि जो लड़कियाँ इतने ट्रीट करवा के अपने बालों का सत्यानाश ही कर लेती हैं, तो उनके लिए भी अगर कुछ टिप्स आप जाने से पहले हमें देंगी तो बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो बालों की केयर जो है वो क्या होनी चाहिए? आप जो आपके लिए मजबूरी है तो डेफिनेटली आपने बाल अब आप ग्रो कर रहे हैं या औरत की एक पर्सनालिटी का हिस्सा है तो आपका दिल भी कर रहा होता है कि जब आप कहीं जा रहे हैं स्पेशली आप उनको डेफिनेटली हेयर डूज आप करना चाह रहे होते हैं, उसमें आयरनिंग भी आ जाती है, उसमें कर्ल्स भी आ जाते हैं, लेकिन ओकेजनली करें आप उनको। और उसके साथ आप प्रोटेक्टिव लेयर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, मतलब इसमें वगैरह हैं बहुत सारे अवेलेबल हैं। बिल्कुल, थर्मल प्रोटेक्टर्स अवेलेबल होते हैं, आप वो हीट प्रोटेक्टर्स लगाएं, उसके बाद आप करें। दूसरी चीज़, अगर इन केस आप हेयर फॉल की तरफ चले गए तो टोटकों की बजाय आई गेस अब तो बहुत एडवांसमेंट हो गई हुई है। PRP इज़ अ वेरी सेफ थिंग, उसके बड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। के बारे में लोगों को अक्सर बड़ा खौफ भी है कि जो PRP इट इज़ वेरी पेनफुल,
तो लोगों को लगता है सुइयां लगती हैं और ऐसा होता है और बड़ा वो कुछ एक सुइयां डेफिनेटली उसमें एक तो पहली बात ये कि नैनो नीडल्स यूज होती हैं, तो वो तो बहुत ही उसका साइज बहुत छोटा होता है। पीआरपी मेथड एक्चुअली है क्या, इससे कैसे बाल अच्छे होते हैं? उससे आपका क्योंकि अपना प्लाज्मा होता है, हम ब्लड ड्रॉ करते हैं कुछ अमाउंट में, और वो बहुत थोड़ी सी लाइक 8 cc के अराउंड 10 cc के अराउंड हम ब्लड ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद उसको एक मशीन में प्रोसेस किया जाता है उसी वक्त ही, और उतनी देर आपकी नमिंग क्रीम अप्लाई होती है, हम उसको एनेस्थीसिया दिया होता है तो वो नम होती है, बेसिकली आपकी स्कैल्प नम होती है, और वो प्लाज्मा प्रिपेयर होता है उस मशीन में। वो प्लाज्मा को हम ड्रॉ करके उसमें से रेड ब्लड सेल्स को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, और प्लाज्मा को हम यूज़ करते हैं स्कैल्प में हम इंजेक्ट करते हैं। क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया दिया होता है तो इट इज़ नॉट पेनफुल, बहुत शायद माइनर, बहुत ओवर कोई सेंसिटिव हो तो फील होता है, लेकिन वो भी जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। और प्लाज्मा आपकी बॉडी का वो पार्ट है जो हर जगह पे रीजनरेट करने के काम आता है, तो आपकी वो स्कैल्प जहाँ पर बेसिकली जहाँ से हेयर फॉलिकल्स ने निकलना है, जहाँ से स्ट्रेंथ चाहिए, वहाँ पर काम करता है। तो वो एक बहुत सेफ़ तरीका है जिसमें पेशेंट भी बहुत सेफ़ होता है, हम भी बहुत सेफ़ होते हैं, हमें पता होता है किसके रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन हाँ, पहली सिटिंग पे डेफिनेटली आप ना कुछ एक्सपेक्ट करें, क्योंकि पूरा मैकेनिज्म होता है। कोई आप अगर जिस तरह वो 3 दिन में गोरा रंग वाला काम नहीं हो सकता इस तरह के जी 3 दिन के अंदर आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। 1 महीने के बाद इसकी सिटिंग को रिपीट किया जाता है। 3 to 4 सेशंस आर यूजुअली इनफ, एंड इट इज़ अ वेरी 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 सेफ प्रोसेस कि अब आप, मेरे ख्याल में आजकल किसी का भी इतना टाइम नहीं है कि ऑयलिंग करें, या वो करनी चाहिए। लेकिन उस तरह आप ये कहें कि जी अब आप पूरे बाल गिरने का इंतज़ार करें और फिर उसके बाद अब आप आएँ कि जी अब ये इसको कंट्रोल करें, तो बेहतर है कि जैसे आपको लग रहा है कि एबनॉर्मल हेयर फॉल आ रहा है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि एबनॉर्मल हेयर फॉल एक बिल्कुल नॉर्मल हेयर फॉल है, अप टू 100 हेयर का गिरना बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर आप काउंट नहीं कर सकते, आपको लग रहा है कि अच्छा जी मेरा जो नॉर्मल जितना गिरता थे बाल उससे ज़्यादा हो गए, तो बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरीज, आपने टाइम निकाला और स्किन केयर और बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए आपने इतनी मज़ेदार सी टिप्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरीज फॉर योर टाइम। जनाब, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल होगी आपसे मुलाकात, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।